हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्ते। आज मैं मेरे इस वीडियो में इस टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। वो टॉपिक सूट एपेक्स की वृद्धि के लिए सिद्धांतों के बारे में है, यानी कि आवर्तनीय पादपों में जो प्रोहोसीड्स होता है, सूट एपेक्स होता है, वो किस प्रकार से वृद्धि करता है। इसके लिए कुछ सिद्धांत दिए गए कि भाई ये जो विभजोतक है, जो प्रोह विभजोतक है, वो किस प्रकार से वृद्धि करता है, ये कारण है, उसका ये कारण है। किसी ने क्या सिद्धांत दिया, जैसे कि पहला सिद्धांत है शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत। उसके अलावा कुछ सिद्धांत दिए जैसे ऊतक जनभार स्ट्रोजन थ्योरी। उसके अलावा सिद्धांत दिया ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। उसके अलावा सिद्धांत दिया गया आपका ऊतक जनी परत सिद्धांत, ऊतक जनी परत सिद्धांत यानी कि हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी। और एट लास्ट एक सिद्धांत दिया गया एन्यू प्रारंभिक तथा मेरिस्टेम डी एटेंडी सिद्धांत। ये साइंटिस्ट के लैंग्वेज है। इसमें ज्यादातर जो मानने हैं वो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी सिद्धांत मानने हैं। स्टूडेंट थोड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि अब तक ये बात आपने नहीं पढ़ी है छोटी क्लासेज में, तो एक सिस्टमेटिक समझने वाली चीज है। यानी कहने का मीनिंग है आवर्तनीय प्रोसीड्स को स्पष्ट करने के लिए, उसकी संरचना को स्पष्ट करने के लिए कुछ सिद्धांत दिए। उसमें से पहला सिद्धांत है वो है आपका शीर्षस्थ कोशिका भाग, यानी एपिकल सेल थ्योरी। इंग्लिश में इसको एपिकल सेल थ्योरी बोलते हैं और हिंदी में शीर्षस्थ कोशिका भाग कहा जाता है। इसमें कुछ लाइनें हैं, जैसे पहली लाइन, अधिकांश सामान्य क्रिप्टोगैमस में, अधिकांश समैनी क्रिप्टोगैमस में प्रोहोसीड्स में एक चतुष्फलकीय शीर्ष कोशिका होती है। बात को समझें कि अधिकांश जो क्रिप्टोगैमस में कौन कौन से आते हैं आपके, शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जो पादप हैं उनको क्रिप्टोगैमस बोला जाता है, जबकि बीज देने वाले पादप को फेनोगैमस बोला जाता है, आवर्तनीय और अनावर्तनीय पादप। अब मेरे कहने का मीनिंग है कि जो क्रिप्टोगैमस पादप हैं उनमें एक चतुष्फलकीय शीर्ष कोशिका होती है जो कि किसका कार्य करती है, प्रोहोसीड्स को बनाने का कार्य करती है। इसी कोशिका को आधार मानकर एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था नगेली ने, ऐसे इसका नाम नेगली भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो नगेली ने शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत दी। तो यदि आपसे एक नंबर में पूछ ले कोई कि शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो नगेली नाम के वैज्ञानिक ने दिया। इसका आधार क्या है? इसका आधार यह है कि क्रिप्टोगैमस पादपों में एक चतुष्फलकीय कोशिका पाई जाती है जो कि प्रोहोसीड्स को बनाने का कार्य करती है। इनके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है वो बात और थोड़ा खास तरीके से समझ ले। इसके अनुसार शीर्षस्थ कोशिका शीर्ष विभजोतक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है तथा वृद्धि इस कोशिका के कारण होती है। यानी कहने का मतलब जो भी चतुष्फलकीय शीर्ष कोशिका है ये शीर्षस्थ कोशिका की क्या है, संरचनात्मक एक क्रियात्मक है। यानी प्रोसीड्स का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक है जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, चतुष्फलकीय शीर्ष कोशिका के, तथा वृद्धि इस कोशिका के कारण होती है। इस प्रकार की विभजोत की कोशिका शैवाल में, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा में 4 में से 3 फलक विभाजित होती है। एक जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि यह सिद्धांत आवर्तनीयों पर लागू नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस थ्योरी, these principles are not followed in angiosperm plants. They are only followed in cryptogamous plants, यानी कि ब्रायोफाइटा, एल्गी एंड टेरिडोफाइटा। तो दिस इज गिवन बाय नेगली। शीर्ष एपिकल सिद्धांत क्लियर हुआ? मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम दूसरे सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। इस दूसरे सिद्धांत का नाम है ऊतक जनभार।
ऊतकजन बाद। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सेकंड जो सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत है पेरोसीड्स की संरचना को स्पष्ट करने के लिए, वह सिद्धांत है ऊतकजन सिद्धांत। ऊतकजन सिद्धांत स्टूडेंट्स हेंस्टिंग नाम के वैज्ञानिक ने, इसने दिया हेंस्टिंग नाम के वैज्ञानिक, इसके द्वारा प्रतिपादित ऊतकजनवाद के अनुसार पेरोसीड्स में मुख्य क्षेत्र विभेदित की जा सकती है। अर्थात पेरोसीड्स में जो मुख्य क्षेत्र है उसका विभेदन किया जा सकता है, उसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग है उसका त्वचाजन, जिसको हम डर्मेटोजन बोलते हैं। दूसरा है उसका रंध्रजन, जिसको हम प्लेरोमी बोलते हैं। तीसरा है वल्कुटजन, जिसको हम पेरिग्लैमा बोलते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स हेंस्टिंग नाम ने ऊतकों के उत्पत्ति के आधार पर जो एक तरह से पादप के अंदर संरचनात्मक भाग है उनका विकास बताया कि इस परत से तो इसका विकास होगा, इस परत से इस संरचना का विकास होगा और इस परत से इस संरचना का। अर्थात सबसे पहले बात करते हैं त्वचाजन की। यह बाह्यतम परत होती है। ये कौन सी परत होती है? बाह्यतम परत होती है जो अपनत्व की विभाजन के द्वारा अधिचर्म बनाती है। यानी पादप की जो अधिचर्म है एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस का निर्माण किससे होता है? डर्मेटोजोन से। किससे होता है? डर्मेटोजोन से। ये बात किसने कही? ये बात कही हेंस्टिंग नाम के। इसके बाद दूसरी बात थी रंध्रजन। दूसरा बात कौन सा था? रंध्रजन। यह सबसे भीतरी क्षेत्र होता है। सबसे भीतरी क्षेत्र कौन सा होता है? रंध्रजन या प्लेरोमी बोलते हैं जिसमें कोशिकाओं की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं, जिसमें कोशिकाओं की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। इस भाग से प्राथमिक समय तक मज्जा किरणें तथा परिरंध्र बनते हैं। यानी रंध्रजन वाला भाग है, यह सबसे भीतरी भाग है। इस भाग से कोशिकाओं की पहले तो कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती और इससे कौन सा भाग बनता है? पित्तवाल, मज्जा वाला भाग, मज्जा किरणों वाला भाग एवं प्राथमिक ऊतकों वाला भाग और पेरिसाइकिल परिरंध्र वाला भाग है जो रंध्रजन से बनता है। तीसरी बात करें हम वल्कुट की, पेरिग्लैमा की। यह त्वचाजन एवं रंध्रजन के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में जो भाग होता है वो कौन सा भाग होता है? वल्कुटजन और पेरिग्लैमा। इसके बीच उपस्थित भूपर्तीय क्षेत्र से किसका निर्माण होता है? वल्कुट का निर्माण होता है। सीधे से शब्दों में स्टूडेंट्स 3 भाग कौन कौन से? डर्मेटोजोन, प्लेरोमी और पेरिग्लैमा। डर्मेटोजोन त्वचाजन वाले भाग से कौन सा भाग बनेगा? एपिडर्मिस बनेगी। बात करें हम रंध्रजन वाले भाग से, रंध्रजन वाले भाग से क्या बनेगी? भीतरी परत है, मज्जा बनेगी, मज्जा किरणें बनेगी, प्राथमिक ऊतक बनेंगे और पेरिसाइकिल का निर्माण होगा, परिरंध्र का निर्माण होगा। यानी रंध्र वाले भाग का निर्माण किससे हो रहा है? आपके रंध्रजन ऊतकों से। अब बात करें तीसरे भाग की, यानी कि जो तीसरा भाग है आपका वल्कुटजन। वल्कुटजन है जो आपके डर्मेटोजोन और प्लेरोमी के बीच में होता है और किसका निर्माण करेगा? वल्कुटों का निर्माण करेगा। ये तो हेंस्टिंग नाम के वैज्ञानिक ने ऊतकजनवाद से बताया, लेकिन इस सिद्धांत को काफी समय तक मान्य किया गया कि किसी पादप के प्रयोग की वृद्धि है वो इस प्रकार से, पादप में वृद्धि इस प्रकार से होती है, या पादप का विकास है वो इस प्रकार से होता है। लेकिन कुछ समय बाद इसमें भी कुछ कमियां थीं, उन कमियों को देखते हुए इस सिद्धांत को भी फिर खारिज कर दिया गया, इसको अमान्य कर दिया गया। वो कमियां कुछ निम्न प्रकार हैं। कौन कौन सी कमी थी उनके बारे में हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि ऊतकजनवाद काफ़ी समय तक प्रचलन में रहा, लेकिन कुछ समय बाद ये क्या हो गया? खंडित कर दिया, इसको अमान्य कर दिया। उसका क्या कारण था? उसका कारण ये था कि सभी विभज्योत की कोशिकाओं में विभेदन की क्षमता समान होती है। भाई ऊतकजन सिद्धांत ने 3 भागों में विभाजित किया था, सबके विभाजन की जो क्षमता थी वो अलग अलग थी। लेकिन जो अब नॉर्मली जो सिद्धांत चल रहा है उसके अनुसार सभी विभज्योत की कोशिकाओं की क्षमता क्या होती है? समान होती है। नेक्स्ट बात, एक क्षेत्र की शीर्ष विभज्योतक दूसरे क्षेत्र के द्वारा निर्धारित क्षेत्र में भी कोशिकाओं का योगदान दे सकती है। इसके अलावा तीसरी जो बात है, अनेक पौधों में रंध्रजन
रंभ के अतिरिक्त बलकुट भी बनता है। मतलब कहने का मतलब है रंभजन है जो रंभ तो बनाएगा ही, रंभ के अलावा बलकुट का भी निर्माण करता है, जबकि ऊतकजन सिद्धांत में केवल रंभजन को रंभ भाग बनाते हुए ही बताया गया था। तो ये तीनों कमियों के कारण ऊतकजनवाद यानी हैंस्टिन के सिद्धांत को खंडित कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया। इसके बाद नया सिद्धांत आया और फिर उसको मान्य किया गया, लेकिन कुछ समय बाद वो भी अमान्य हो गया। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ ऊतकजनवाद एवं शीर्षस्थ एपिकल जो थ्योरी मैंने इससे पहले आपको बताई थी, दोनों सिद्धांत आपको समझ आए होंगे। इसके अलावा और भी 2-3 सिद्धांत हैं जिनको मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, क्योंकि यदि वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो फिर समझ में कम आ पाएगा स्टूडेंट्स। तो अभी आपको सिर्फ 2 सिद्धांतों के बारे में बताया गया, एक तो शीर्षस्थ विभज्योत की सिद्धांत और दूसरा ऊतकजन सिद्धांत के बारे में बताया। एक हैंस्टिन ने दिया और दूसरा नगेली ने दिया। ये सभी आपने बात आज समझी। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ आया होगा, वीडियो को पूरे अच्छे ढंग से आपने समझा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। धन्यवाद।